नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, यूट्रोफिकेशन क्या होता है और जैव आवर्धन क्या होता है, इसको देखेंगे। इसके साथ ही कि जो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और ये जो पर्यावरण से संबंधित है साइंस वाला जो टॉपिक, इससे रिलेटेड सारी जो मेन बातें हैं उसी को देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, IUCN का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि IUCN की स्थापना हुई। IUCN क्या कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की प्रकृति के संरक्षण के लिए स्थापना करी थी अक्टूबर 1948 में। तो इसका सन ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है IUCN। और UNEP ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों बेसिक हो गए कि स्टार्टिंग की पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वगैरह किए जाते हैं इसके अंतर्गत ये IUCN और UNEP ये बेसिक है। तो ध्यान रखना है इसको। दोनों की स्थापना का भी देखेंगे कि कब हुई और मुख्यालय कहाँ है। तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है, ये हो गया अक्टूबर 1948 इसकी स्थापना हो गई। मुख्यालय कहाँ हो गया? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में हो गया। और फिर देखिए कि अप्रैल 1961 में IUCN की सहायक संगठन WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड यानी विश्व वन्यजीव कोष टाइप में है ये। तो इसमें क्या किया जाता है कि विलुप्त प्रजातियों के प्रबंधन में संरक्षण का कार्य किया जाता है इसके अंतर्गत, ये WWF के। तो IUCN मेन है और इसकी सहायता के लिए क्या 61 में WWF की कि विश्व प्राकृतिक निधि की तरीके से हो गया, ये विश्व वन्यजीव कोष है, ऐसा हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात, एक तो IUCN अक्टूबर 1948 हो गया, मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड हो गया। और उसके बाद नोट है, ध्यान रखना है कि राजस्थान में सलेटी टिटेरी और सैनिक जांगिल इन पक्षियों की प्रजाति रेड डाटा बुक में जारी की है IUCN द्वारा। और रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक की जो जीव खत्म होते जा रहे हैं, जो इन फ्यूचर उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो उनको रेड डाटा बुक में जारी किया जाता है, तो वो है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? IUCN की स्थापना अक्टूबर 1948, मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में। और IUCN द्वारा राजस्थान में क्या सलेटी टिटेरी और सैनिक जांगल, और सैनिक जांगल को क्या बोलते हैं? ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। इस तरीके से ये ध्यान रखना है। फिर अब जैव विविधता संरक्षण पे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं उसको हम देखते हैं। एक तो COP23, ये COP क्या है? तो सम्मेलन है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो होते हैं वो है ये। तो ये COP23 का कहाँ हुआ था? 2017 में हुआ था, जर्मनी के बोन शहर में हुआ था। और COP24 का सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? तो कटोविस पोलैंड में हुआ था। तो ये 2018 वाला इंपॉर्टेंट है, COP24 का कटोविस पोलैंड में। फिर अब देखिए UNEP, जैसे हमने IUCN पढ़ा वैसे UNEP। अब UN तो क्या संयुक्त राष्ट्र का हो गया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम हो गया ये। और IUCN अपना इंटरनेशनल यूनियन था। ये दोनों ही बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको रट ही लेना है। तो UNEP है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय क्या हो गया? नैरोबी केन्या में। और स्थापना 1972 में दिख रही है, 1972। IUCN की क्या थी? अक्टूबर 1948, जबकि UNEP की क्या हो गई? 1972 हो गई। IUCN का मुख्यालय क्या हो गया? ग्लांड स्विट्जरलैंड में हो गया, जबकि UNEP का नैरोबी केन्या में हो गया। ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं ट्रैफिक क्या। तो ट्रैफिक को कैसे ध्यान रखेंगे? जैसे गाय भैंस वगैरह को अगर बेचने वगैरह के लिए लेके जाया जाता है तो गाड़ियों में डाल के ले जाते हैं, तो उससे ही क्या, और गाड़ियों में वहीं पे भी तो ट्रैफिक रहता है। तो ट्रैफिक से ध्यान रखिएगा कि ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना यानी पादप और जंतु, तो वो वाला है। तो ये ट्रैफिक का फुल फॉर्म हो गया कि ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन कॉमर्स। तो ट्रैफिक की अब स्थापना क्यों है, ये क्या काम करता है? तो ये समझ में आ गया कि पादप या जंतु के अवैध व्यापार पर नियंत्रण रखता है। और ये जो ऊपर पढ़ा था स्टार्टिंग के दोनों, एक तो IUCN और WWF, इन दोनों के रणनीतिक गठबंधन के रूप में फिर इसकी स्थापना हुई थी ट्रैफिक की। तो वो कब हुई? 76 में हुई थी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको। तो ये जो संगठन है ये आप 2-3 बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन प्रेशर नहीं लेना है इस पर। 2-3 बार कोई चीज़ याद नहीं होती, 2-3 बार पढ़ो, उसको रिवाइज करो तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। ये हो गया, हमने इसमें मेन देख लिया, IUCN देख लिया, UNEP देख लिया, ट्रैफिक देख लिया, WWF देख लिया, COP24 का कब हुआ था वो भी देख लिया। अब हम देखते हैं एक दो अलग है जो IPCC।
अब ये देखिए आप डबल सी आ रहा है और एक UNF ट्रिपल सी, तो डबल सी यानी डबल एट, डबल सी यानी डबल एट, यानी IPCC इसकी स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई थी। और इसको क्या बोलते हैं? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके ऊपर बना है IPCC। और ये किस किस को? तो WMO कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और UNEP। पहला वाला हमने एक देखा था ट्रैफिक वाला, वो क्या था? IUCN और जो हमारा WWF था, उन दोनों के संगठन के रूप में बना था। और फिर IPCC, तो सेकंड हमने क्या पढ़ा था? नीचे की तरफ UNEP पढ़ा था अभी। तो UNEP और WMO कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन दोनों के सहयोग द्वारा फिर IPCC की स्थापना हुई थी। और उसका उद्देश्य क्या हो गया? तो ये उद्देश्य भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर हरित गैसों के प्रभाव पर समय समय पर रिपोर्ट, और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इससे जो धरतीवासी है उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो ये वाली बातें हो गई इसकी। फिर अब हम देखते हैं UNFCC ट्रिपल सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय रूपरेखा अधिवेशन। तो ये क्या अधिवेशन टाइप है? ये क्या हो गई? एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिस पर अब इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था? तो इसी के अंतर्गत सम्मेलन हुए थे, पृथ्वी सम्मेलन। तो पहला कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इसको भी रट लेना है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी बातें हुई थी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में बहुत सारी बातें हुई थी। अब इसका हम ध्यान रखते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का कि 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था। और टिकाऊ विकास वगैरह इस पर बहुत ऐसे ध्यान दिया था। और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे किए थे, 5-6 पॉइंट इकट्ठे किए थे, एजेंडा 21 और इस टाइप से, पर्यावरण संरक्षण और इस टाइप से बहुत सारी मेन बातों को, क्योंकि फर्स्ट टाइप का सम्मेलन था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, तो बहुत सी बेसिक पॉइंट लिए थे। और मेनली अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वैश्विक ताप के दुष्प्रभाव से मानव जीवन को बचाना, ये वाली बात होगी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। पर ये कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 97 में न्यूयॉर्क में हुआ था। पहला वाला 92 में हुआ था। और 92 में +5 करेंगे आप, +5 करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा? ये अपना 1997 वाला हो जाएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। और इसमें जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था उसमें एक एजेंडा 21 बनाया था। उस एजेंडा 21 पर क्रियान्वयन में उसके मूल्यांकन के लिए अपना ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हो गया। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना है। फिर अब तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 2002 में हुआ था, और दक्षिणी अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। और इसका सब्जेक्ट क्या था? सतत पोषणीय विकास दर। तो ये मेन बातें हो गई तीनों पृथ्वी सम्मेलन की। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ? फिर थर्ड वाला का ध्यान रखना है कि थर्ड वाला भी कब हुआ और कहाँ हुआ। फर्स्ट हो गया 1992 में, 5 जोड़ा 1997, तो ये कहाँ पे हुआ था? सेकंड वाला न्यूयॉर्क में। और थर्ड वाला अपना 2002 में हुआ था। तो 2002 में हुआ तो वही 97 में 5 जोड़ो तो 2002 आ जाएगा। तो वही दक्षिणी अफ्रीका और जोहान्सबर्ग है दक्षिणी अफ्रीका में, वहाँ हुआ था। अब ये तीनों पृथ्वी सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम स्टॉकहोम सम्मेलन। तो जो स्वीडन में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, तो 1972 में हुआ था। तो अब इसमें क्या, तो इसमें सर्वप्रथम जैसे हमारा प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। लेकिन उससे पहले ही 20 साल पहले क्या 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले पारिस्थितिकी में जो प्रकृति है हमारी, इसमें जो असंतुलन हो रहा है उस पर ध्यान आकृष्ट किया गया था। तो इसको ये ध्यान रखना है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 सर्वप्रथम क्या किया गया, तो इसमें जो पारिस्थितिकी है उसके असंतुलन पर ध्यान आकृष्ट किया गया। और विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन के इससे। फिर हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये कुछ मेन प्रोटोकॉल है उसको देख रहे हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल को कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए इसमें क्या आ रहा है स्टार्टिंग में माँ। तो माँ क्या करती है? तो माँ जैसे बच्चों की खतरों से रक्षा करती है, इस टाइप से करती है माँ। तो मॉन्ट्रियल का माँ के वर्ड से ध्यान रखिएगा, क्या करती है? और ओजोन परत को नष्ट करने वाले तत्वों को रोकने हेतु ये बनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसको ध्यान रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया अपना 1987 में हो गया।
और फिर उसके 10 साल बाद ये क्योटो प्रोटोकॉल आया था। क्योटो यानी जापान में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या वही ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए हुआ था। और भारत ने इस क्योटो प्रोटोकॉल में कब हस्ताक्षर किया था? तो 2002 में हस्ताक्षर किया था। तो ये थोड़ा मतलब आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो उन्हीं को ही उठाया है। जो लास्ट का यूनिट में बचता है बायो का, तो उसी का टॉपिक है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर अब हम आगे देखते हैं। ये पृथ्वी सम्मेलन देख लिए, स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। अब क्योटो प्रोटोकॉल में क्या कहता है? ग्रीन हाउस के गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और फिर बाद में कानकून सम्मेलन हुआ था 2010 में। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल अपन ने देख लिया, मॉन्ट्रियल क्या 87 में, उसके 10 साल बाद 97 में क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल आया था। तो कानकून सम्मेलन हुआ था 2010 में। तो क्या था? तो उस क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेने वाला दूसरा बाध्यकारी संधि करना था। कि जैसे पहला तो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए इस टाइप से बताया था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम वगैरह करेंगे ऐसे। और सेकंड अपन बोले कि क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेने वाला सम्मेलन कौन सा हो गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेने वाला सम्मेलन हमारा कानकून सम्मेलन हो गया। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि क्योटो की जगह लेने वाला कौन सा? तो कानकून, ये हो गया। और जो COP 21 था कि जलवायु शिखर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये होते थे COP वाले। तो जो उसका 21 वाला था, तो 21 में क्या बात हुई थी? ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई थी, तो इसलिए इसको लिया है COP 21 को, कि जो वैश्विक तापमान है वो उसको 1.5 डिग्री यानी 2 डिग्री से नीचे लगभग सेल्सियस पर सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा COP 21 का भी। फिर अब हम देखते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो और ये मौसम, अब देखिए विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। वन कब बन रहा है? 21 मार्च। फिर उसके अगले दिन क्या बना रहे हैं? जल दिवस। फिर उसके अगले दिन क्या बना रहे हैं? मौसम विज्ञान दिवस। तो कैसे ध्यान रख सकते हैं? पहले विश्व वन दिवस को रट लो, 21 मार्च, ये हो गया। फिर 22, उसके अगले दिन क्या कर रहे हैं? जैसे आप घर पे काम कर रहे हो, नल वगैरह पे बर्तन वगैरह धो रहे हो, तो जल, तो उससे 22 मार्च हो गया। अब बर्तन कोई साफ कर रहा है किचन में, और फिर बोल रहे हैं अरे यार बाहर मौसम देखना, मौसम कैसा हो रहा है, घूमने चले कि नहीं चले। तो फिर अगले दिन ही जस्ट क्या, मौसम विज्ञान दिवस आ जाएगा। तो ऐसे विश्व वन दिवस क्या 21 मार्च, जल दिवस क्या 22 मार्च, और मौसम विज्ञान दिवस कब आ रहा है? 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस आ रहा है। अब इनकी थीम, जो जल दिवस है इसकी थीम क्या हो गई? कि जल के लिए प्रकृति के आधार पर समाधान। जल के लिए प्रकृति के आधार पर समाधान, ये किसका हो गया? जो विश्व जल दिवस का 2018 में जो सम्मेलन हुआ था, 2000 विश्व जल दिवस जो मनाया था, उसमें जो मेन थीम थी वो ये थी। मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या थी 2018 में? मौसम तैयार जलवायु स्मार्ट। ये मौसम की हो गई, मौसम तैयार जलवायु स्मार्ट। फिर जैसे कि घूमने जा रहे हैं, बोला कि मौसम देख कैसा है, तो वही मौसम तैयार है जलवायु स्मार्ट है, इस टाइप से ये हो गया। फिर विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है हमारा विश्व पृथ्वी दिवस। और इसमें ये थीम क्या थी इसकी? प्लास्टिक पॉल्यूशन थी। थीम क्या थी? प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसमें ध्यान रखिए कि ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ये सभी को पता होगा 5 जून को, तो इसमें क्या, प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति। अब देखो, पृथ्वी यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन, और पर्यावरण दिवस यानी प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति, ये हो गया। फिर अब अंतर्राष्ट्रीय, ये भी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 22 मई को मनाया जाता है। हमने देखा विश्व वन दिवस 21 को, अगले दिन जल दिवस हो रहा है 22 मार्च को, फिर उसके अगले दिन मौसम विज्ञान दिवस हो रहा है 23 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये तो रटा हुआ होना चाहिए। पर्यावरण दिवस 5 जून, ये भी रटा हुआ होना चाहिए। फिर अभी हमारा ये लास्ट इम्पोर्टेंट था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और इसका क्या था थीम? 2018 में जब करा इसका, तो थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग 25 ईयर ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ये इसका थीम हो गया था। तो ये मेन जो दिवस थे उसको देख लिया, ध्यान रखना है उनको, इम्पोर्टेंट है ये सब। फिर अब देखते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या होता है? कि विभिन्न प्रकार के जीव वगैरह पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं जैव विविधता। अलग अलग टाइप के जानवर वगैरह, उनकी बहुत सारी प्रजातियां इस टाइप में पाई जाती है, उसको जैव विविधता बोलते हैं। तो अब जैव विविधता भी कहाँ पाई जाती है, इसके लिए भी कंडीशन होती है। तो देखो कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय में। कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय के स्थलीय व जलीय भाग, जहाँ पर तापमान 18 से 32 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 150 सेंटीमीटर से
अधिक रहती है। ये मेन टॉपिक है, मेन बात है। जैव विविधता क्या है, ये सब बेसिक है। इन सारे बेसिक को एक साथ इकट्ठा किया है, तो आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है इनको। नहीं समझ में आता है तो एक बार वापस पढ़ो, किताब से पढ़ो, क्वेश्चंस करो, खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। इन टॉपिक्स को जनरली लोग बाग पढ़ते नहीं है, और इसमें से एक दो क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, आता है, तो आपको इसको पढ़ना है। अब ये देखिए, इसकी अपने जो क्या परिस्थितियाँ होती है, जैव विविधता की क्या परिस्थितियाँ होती है कि तापमान 18 से 32, तापमान 18 से 32, तापमान क्या हो रहा है, 18 से 32 हो रहा है, और वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है, तो ये ध्यान रखना है। और ये प्रवाल भित्ति और जो आर्द्र भूमि रहती है, वहाँ पर भी जैव विविधता बहुत सारी पाई जाती है। मतलब जैव विविधता के लिए वो बहुत अच्छी जगह है कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ इस टाइप से पाई जाती है। तो ये इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, तो प्रवाल भित्ति होगी, आर्द्र भूमियाँ होगी। और जो पश्चिमी विश्व है उसके मानसूनी क्षेत्र और घास के मैदान है, वहाँ पर भी जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत संपन्न है। इस टाइप की बात हो गई। ये अभी हमने किसका देखा, जैव विविधता का। तापमान क्या हो गया था, 18 से 32 हो गया था, वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक हो गई थी। अब इसी तरह प्रवाल भित्ति का देखते हैं। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं प्रवाल भित्ति का, पर रिवाइज जैसा हो रहा है। प्रवाल भित्ति का तो उष्णकटिबंधीय सागरों में ही पाई जाती है ये भी, और 25 डिग्री नॉर्थ से लेके 25 डिग्री साउथ तक इतने जो हमारा एरिया है, इस वाले एरिया में पाई जाती है ये ध्यान रखना है। और इसके लिए कितना तापमान चाहिए, जो जैव विविधता के लिए तापमान कितना पड़ा, 18 से 32, जबकि हमने प्रवाल भित्ति के लिए 20 से 25 चाहिए तापमान, और गहराई में कितनी, 200 से 300 फीट की गहराई में। और इसके लिए क्या होता है, ये बेसिक है, ध्यान रखना, अधिक लवणता व पूर्ण स्वच्छ जल होता है, वो दोनों इसके विकास के लिए बेकार सा होता है। और जो सागरीय लवणता होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 25% से 30% होनी चाहिए। तो ये वाली इसकी बात है। फिर जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो हॉटस्पॉट मतलब कि जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा है उसको हॉटस्पॉट बोल दिया। तो जैव विविधता कहाँ पर ज़्यादा है, तो एक तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में और पश्चिमी घाट में, ये तो पूर्ण रूप से भारत में आते हैं। ये जो दोनों है, पहला और दूसरा, पूर्वी हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट, ये पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। और इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल, इसमें भी भारत आता है। तप्त स्थल मतलब क्या हो रहा है कि वही हॉटस्पॉट होता है, उसी को तप्त स्थल बोलता है। और सुंडालैंड क्षेत्र, तो इसमें भी भारत आता है। तो ये क्योंकि सुंडालैंड क्षेत्र भी बहुत सारी जगह में फैला हुआ है, लेकिन उसमें भारत भी आता है। इंडो बर्मा वाला भी है ना, बहुत सारी जगह में फैला हुआ है, बहुत सारे देशों में आ रहा है, तो पर उसमें भारत भी आता है, तो ये ले लिया अपन ने। और वैसे देखा जाए तो विश्व के अंदर तो 35 है, तो विश्व के अंदर तो 35 हॉटस्पॉट है। और अपने इंडिया में बात करें तो पूर्ण रूप से तो कितने हो गए, 2 हो गए, और बाकी यूँ देखा जाए तो 4 है। अब ये देखिए, ये तो अपना था हॉट स्पॉट। अब है हॉप स्पॉट, तो हॉप यानी उम्मीद है कि यहाँ पर जैव विविधता होगी, तो कहाँ पे उम्मीद है, तो अंडमान निकोबार वाले पे और लक्षद्वीप पे। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, हॉप स्पॉट कौन से हो गए, तो अंडमान में लक्षद्वीप दोनों ही हैं। अब हमारा इम्पोर्टेंट है ये भी कि जैव आवर्धन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन। तो इसमें क्या होता है बायो मैग्निफिकेशन के अंतर्गत, जैसे क्या होता है DDT 12 ऐसा कुछ है, तो ये क्या है, बहुत ही विषैले टाइप के तत्व पदार्थ इस टाइप में हो गए, DDT जैसा हो गया। अब DDT क्या हुआ, तो ये मलेरिया के लिए यूज़ किया गया था, पहला आधुनिक कीटनाशी था DDT, जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग लिया गया। अब ये DDT से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बेसिक होता है, इंपॉर्टेंट है। ये DDT क्या होता है, तो इसमें किस तरीके से बनाया जाता है, ये भी लिया है। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि DDT किससे मिलके बना होता है, तो ये क्लोरेल और क्लोरोबेंजीन दोनों से मिलकर के, इन दोनों की अभिक्रिया करा के DDT बनाया जाता है। तो हम यूँ देखते हैं पहले DDT के लिए कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो पाउली हरमन म्यूलर ने किया था इसका निर्माण। किसने किया था, पाउली हरमन म्यूलर ने इसका निर्माण किया था। और पहला जो आधुनिक कीटनाशी था जो मलेरिया के विरुद्ध यूज लिया गया था, ये वाला। और एक रसेल कार्सन है, उसने अपनी बुक थी साइलेंट स्प्रिंग, इसमें कीटनाशी के यूज से या उसकी कीटनाशी के अत्यधिक यूज से जो पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है उसको दिखाया था। तो ये बुक का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। रसेल कार्सन क्या है, तो साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी उसने, वो आदमी था, उसने ये वाली बुक लिखी थी। और ये अपना DDT का निर्माण किसने किया था, हरमन म्यूलर ने किया था। अब ये DDT वगैरह इससे क्या, जैसे कहीं पे DDT वगैरह का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, और इसका निर्माण किससे हो रहा है, तो फ्रिडल क्राफ्ट हाइड्रोक्सी एल्किनीकरण में के द्वारा इसका निर्माण होता है। और ये इसमें क्या
क्लोरेल और क्लोरोबेंजीन इन दोनों से मिलकर के बना होता है। अब इसमें ध्यान रखिए कि जैसे डीडीटी वगैरह का निर्माण करने के बाद उसको कहीं पे जैसे यूज़ कर रहे हैं और फिर बाद में कीटनाशी वगैरह के लिए भी इस टाइप में यूज़ कर कुरा के इस टाइप से वो पानी में जा रहा है, फिर ठीक है, मान लिया पानी में चला गया और पानी से फिर उसने मछली ने उसको खा लिया, ऐसा कुछ करके फिर छोटी मछलियाँ होती है छोटी छोटी, उनको क्या बड़ी मछली खा जाती है और बड़ी मछली ने उनको खा लिया और उसके बाद जैसे मछली वगैरह मर गई या कहीं किनारे पे पड़ी इस टाइप से, तो उसको पक्षी खा रहे हैं। तो ऐसा देखा था कि कुछ पक्षी खा रहे हैं और फिर उन पक्षी का जो अंडा वगैरह हुआ था, जो अंडा देते, तो उनमें कैल्शियम की कमी हो गई थी। डीडीटी को खाने से कैल्शियम की कमी हो गई, उसका अंडा होने के बाद नीचे रखते ही फूट रहे थे अंडे। तो वैज्ञानिकों ने पता लगा कि यार ये अंडे क्यों फूट रहे हैं, तो फिर इससे पता पड़ा कि ये डीडीटी वगैरह ये कीटनाशी के रूप में जो यूज़ लिया डीडीटी, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसी की वजह से यानी जो कीटनाशी वगैरह ये ज़्यादा यूज़ में लेते हैं तो इसका प्रभाव, क्योंकि ये ख़त्म तो होते नहीं पूरी तरह, लेकिन प्रकृति में ही रहते हैं, फिर दूसरे जीव इसको खा लेते हैं, फिर एक से जैसे क्रमिक पोषण स्तर, एक से दूसरे ने खाया, दूसरे ने फिर उसको खाया, तो इस तरीके से क्रमिक पोषण स्तर के रूप में चलता रहता है। तो इस टाइप का जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन ये इसमें रिलेटेड है। अब इसमें क्या मेन बात है वो देखते हैं। अब ये देखो, ये क्या कहना चाह रही थी मैं आपको कि अपशिष्ट यौगिक पर्यावरण से जीवों द्वारा शोषित होते हैं। अपशिष्ट यौगिक हो रहे हैं पर्यावरण से क्या जीवों द्वारा शोषित हो रहे हैं, ये तो पता ही पड़ गया। अभी देखा कि छोटी मछली ने फिर छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, फिर उसको पक्षियों ने खाया, इस टाइप से हो रहा है। फिर भोजन श्रृंखला की हर कड़ी के साथ ऐसे यौगिकों की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है और ऐसे यौगिक वसा में एकत्रित होते रहते हैं इस टाइप से। और फिर ऑब्वियस सी बात है, और उनका दुष्परिणाम तो देख ही लिया कि जैसे उनमें अंडों में कैल्शियम की कमी हो गई थी, अंडे होते ही नीचे रखते ही फूट रहे थे, इस टाइप का हो रहा था। तो ये है जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन, इसके मेन पॉइंट हो गए। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि जैव आवर्धन होता है और इस टाइप के ऑप्शन में से कोई डाल दिया कि अपशिष्ट यौगिक पर्यावरण से जीवों द्वारा शोषित होते हैं या इस टाइप से कुछ करके, ये आपको ऑप्शन बना के चारों दे दिए, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो जैव आवर्धन का या बायोमैग्निफिकेशन ध्यान रखना है। और ये डीडीटी, इसमें डीडीटी और पारा इसी के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये डीडीटी और ये वगैरह इंपॉर्टेंट है इसको, तो इसको थोड़ा देख लें कि जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन क्या हो गया। तो यही हो रहा है, डीडीटी और पारा यही है, तो इसी के लिए बताया है पूरा। फिर हम देखते हैं त्वरित सुपोषण या यूट्रोफिकेशन बात करें, या तो बोलते त्वरित सुपोषण या फिर सिंपली आगे यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन क्या है, तो इसमें क्या होता है कि झील का वाहित मल और कृषि तथा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र सुपोषण हुआ है। अब सुपोषण बोल रहा है यानी बहुत अच्छा, जैसे कि ना जैसे पानी भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है और उसमें क्या है, घासें उग गई, तो या कैसे भी पेड़ उग गए, फिर थोड़ा पेड़ उग गए, फिर पेड़ या बहुत ज़्यादा पेड़ उग गए। अब पानी में बहुत ज़्यादा पेड़ उग गए तो उसमें मछलियाँ वगैरह इसके लिए क्या पनपेगी क्या, अब नहीं और होएगी क्या, नहीं और तो उसका पैदा ही कहाँ से होगी जब पूरी सब जगह जैसे पौधे 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 हो गए, तो पौधे पौधे हो गए तो पानी में किसकी ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, नए जीवों की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन जो जीव है उनकी वृद्धि बहुत मात्रा में होगी, अत्यधिक तेजी गति से होगी जो जीव है, लेकिन नए जीव नहीं पनप पाएंगे उसमें। तो ये ध्यान रखना है। सुपोषण या यूट्रोफिकेशन ये होता है, और ये किसके कारण होता है, तो ये नाइट्रेट और फास्फोरस जो होता है मुख्य प्रदूषक, इनकी वजह से लिए होता है। और ये दोनों ही क्या करते हैं, पौधे के लिए पोषक का कार्य करता है। अब पौधों के लिए पोषक का कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा, अब पानी है, पानी में यहाँ पौधा है, पौधे के लिए तो ये नाइट्रेट और फास्फोरस है। अब मान लिया कि जैसे नाइट्रेट और फास्फोरस जाके किसी ने पानी में डाल दिया, चला गया या किसी भी तरीके से आ गया, तो ये नाइट्रेट और फास्फोरस क्या करता है, पौधों के लिए पोषक का काम करता है। तो एक मतलब पौधे 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 पानी में पौधे 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 उगते जा रहे तो क्या हो जाएगा, बेचारे मछलियाँ उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि पौधे को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, वो भी तो ले रहा है। तो जो जंतु दूसरे हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और नए जीव नहीं पनप पाएंगे। इस टाइप की बातें हैं। तो क्या क्या बातें हैं उनको देखते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, जल का तापमान बढ़ जाता है और जल में सूक्ष्म जीवों और पौधों की अधिक वृद्धि होती है, इससे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाती है, जल में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब ये यूट्रोफिकेशन जो होता है तो किसकी वजह से होता है, तो ये भी ध्यान रखना है, नाइट्रेट और फास्फोरस इनकी वजह से होता है। तो ये वाली बातें हो गई इसकी, त्वरित सुपोषण या फिर यूट्रोफिकेशन बोल दिया। अब हम देखते हैं आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, जैव विविधता किसने दिया, तो ये दिख रहा है आपको सभी को। तो आनुवांशिकी,
आनुवांशिकी शब्द का यूज किसने किया? बैटसन। और शब्द का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर। तो ये आनुवंशिका का ध्यान रखना है। आनुवंशिकी का शब्द का प्रयोग किसने किया? बैटसन ने किया। प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर ने किया। अब ये जैव विविधता है, तो जैव विविधता का शब्द रोजेन ने दिया और यूज विल्सन ने किया। अब हम इसको कैसे ध्यान रखें? इसका ट्रिक बना सकते हैं। जैव विविधता, जैव विविधता जैसे कोई रोजे, रोजे यानी जो व्रत रखता है, जो मुसलमान व्रत रखते हैं उनका रोजे कहलाता है, रोजे टाइप का रहता है उनका। और जो हिंदू होते हैं उनमें व्रत बोलते हैं, व्रत। तो इस टाइप से क्या हो गया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग धर्मों का डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है। तो जैव विविधता यानी विविध टाइप का हो गया। तो ये क्या? रोजे हो गया। तो रोजे जो शब्द है ये विभिन्न टाइप का, सबके लिए अलग अलग, कल्चर के लिए अलग अलग होता है। और इसका यूज़ यानी क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स व्रत वगैरह रखते हैं, उनको देख के बच्चे रखते हैं, फिर उनसे फिर अगली पीढ़ी में ऐसे करके जो संस्कृति होती है ऐसे ही तो ट्रांसफ़र होती रहती है। तो इसका प्रयोग क्या? सन कर रहे हैं यानी विल्सन कर रहे हैं। तो उससे ध्यान रख सकते हैं। जैव विविधता शब्द किसने दिया? रोजेन ने दिया। यूज़ किसने किया? विल्सन ने किया। तो इनका आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा हॉटस्पॉट या तप्त स्थल है, इसकी अवधारणा किसने दी थी? इसकी तो मेयर ने दी थी। मेयर ने किसकी स्थापना दी? हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी। तो इसको ध्यान रखना है। अब दो है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। तो अब ये देखिए, पारिस्थितिकी शब्द किसने? रीटर ने, और व्याख्या किसने की थी? हैकले ने की थी। और पारिस्थितिकी तंत्र, अब पारिस्थितिकी की तुलना में पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? बड़ा वर्ड है और ऐसा लग रहा है कि एक प्रोसेस है बहुत ही लंबा चौड़ा। तो इसकी शब्द ये किसने दिया? ऑर्थर टेंसले ने दिया। टेंशन में आ गया बेचारा, अरे यार इस पारिस्थितिकी तंत्र को मैं कैसे डिराइव करूँ, कैसे बताऊँ, कैसे इसकी व्याख्या करूँ। तो ये शब्द वाला जो देने वाला था वो टेंशन में आ गया था। तो इसका किसने दिया था? ये टेंसले ने दिया था। उसकी व्याख्या किसने की थी? फिर उसने व्याख्या कर दी। व्याख्या करने के बाद उसको लगा कि अरे यार ये तो सिंपल ही था, मेरे से हो गया, ओ डम, ओ हो गया मेरे से ये तो ओडम, इसका ध्यान रखना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द किसने दिया? टेंसले ने, और व्याख्या किसने की? ओडम ने। ये ध्यान रखना है। अब वापस देख लेते हैं। आनुवंशिकीय शब्द का यूज बैटसन ने किया। प्रतिपादन स्पेंसर ने किया। जैव विविधता शब्द रोजे ने दिया। प्रयोग विल्सन ने किया। ये हॉटस्पॉट वाला अवधारणा किसने? नॉर्मन मेयर ने दी। पारिस्थितिकी का ध्यान रखना है। रीटर शब्द होगी, व्याख्या किसने की? हैकले ने की। और पारिस्थितिकी तंत्र का अपना ये दोनों हो जाएगा। तो आपको ये पढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों।